स्टूडेंट्स आज हम संज्ञा के बाकी तीनों भेदों को लेकर आए हैं। आज हम बाकी तीनों भेदों को पढ़ने जा रहे हैं। हम अपने पिछले वीडियो में व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा को हम लोग पढ़ चुके थे। संज्ञा तो कोई भी नाम शब्द अर्थात जिस शब्द से हमें किसी व्यक्ति का, वस्तु का, भाव का, समूह का या द्रव्य का या फिर जिसे हम कहते हैं पदार्थ का बोध हो, उसे हम कहते हैं संज्ञा। अब हम उसे अलग अलग से देख रहे हैं, जैसे कि हम अपने पिछले भेदों में हम देख चुके हैं, जातिवाचक संज्ञा में हम देख चुके हैं और व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम देख चुके हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम देखे हैं जब किसी वस्तु या व्यक्ति के विशेष नाम या हम ये कह सकते हैं कि विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु का नाम वो हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। वैसे ही जब हम किसी नाम से या किसी शब्द से पूरे जाति या फिर पूरे उसके वर्ग को ही हम संबोधित करते हैं, उस समय हम उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। इसके उदाहरण में जैसे जातिवाचक के उदाहरण में आया था बिल्ली, कुत्ता, ठीक है, खरगोश या पहाड़, नदी, देश, शहर, ये सारे जातिवाचक के उदाहरण में आए थे। जिस शब्द से किसी जाति या किसी वर्ग का बोध होता है और जब हम किसी के विशेष नाम को लेकर किसी व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति के, किसी विशेष वस्तु के नाम को लेकर या किसी विशेष स्थान के नाम को लेकर हम जब चर्चा करते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे मान लीजिए कोई विशेष नाम, जैसे मान लीजिए हिमालय, तो वो एक विशेष पहाड़ का नाम है। जैसे मान लीजिए गंगा नदी, वो एक विशेष नदी का नाम है। तो ये व्यक्तिवाचक था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं संज्ञा का अगला चरण या अगले भेदों की अगर हम आते हैं तो तीसरा भेद हमारा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक, द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ, ऐसे पदार्थ या धातु जिससे हमें जिसे बताने, ऐसे पदार्थ और ऐसे धातु जो नापा जा सके, जो तौला जा सके, अर्थात जिसका हम मेजरमेंट कर सके। तो जिन संज्ञा शब्दों से द्रव्यों अर्थात पदार्थों अथवा धातुओं के नाम का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या हुआ? जिन संज्ञा शब्दों से हमें द्रव्यों अर्थात पदार्थों अथवा धातुओं के नाम का बोध होता है उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जिन संज्ञा शब्द से हमें द्रव्य अर्थात पदार्थों अथवा धातुओं के नाम का बोध हो, नाम का पता चले, धातु मतलब मेटल, उनके नाम का पता चले, तो हम उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, चांदी, पीतल, तांबा, घी, तेल, पानी, अनाज आदि। तो ये ऐसे द्रव्य हैं, ऐसे धातु हैं जिन्हें हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। ठीक है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा फिर क्या हुआ? द्रव्यवाचक संज्ञा हुआ द्रव्य माने पदार्थ होता है। ठीक है, आप इसे जातिवाचक के साथ इसे बिल्कुल नहीं मिलाइएगा, क्योंकि इतना याद रखना है कि वे सारे पदार्थ या धातु जो कि द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं उन्हें हम नाप या तौल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे परिभाषा में मैं लिखी नहीं हूँ। जिन संज्ञा शब्दों से द्रव्य अथवा धातुओं के नाम का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आप इसे लिख भी सकते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा में आए पदार्थ और धातुओं को नापा तथा तौला जा सकता है। इसे भी हम नोट कर सकते हैं कि नोट के रूप में हम दे सकते हैं, क्योंकि कभी कभी बच्चे गलती से इसे जातिवाचक में भी ले जाते हैं। जैसे लोहा, चांदी, पीतल, यहाँ भी एक आपको लग सकता है कि इसमें बहुत सारे पीतल हैं, बहुत तरह के पीतल हैं, चांदी बहुत तरह के चांदी हैं, तांबा बहुत तरह के नहीं। चूँकि ये नापा जा सकता है, तौला जा सकता है, तो द्रव्य को हम जातिवाचक के साथ नहीं मिलाएंगे। या अनाज, ठीक है, अनाज के अलग अलग श्रृंखलाएं हो सकती है, अनाज के अलग अलग जाति हो सकते हैं। ठीक है, एक सभी तो एक, किंतु उनको हम नाप या तौल सकते हैं, इसलिए ये द्रव्यवाचक में है। तो हम यहाँ पे नोट करके दे देंगे, नोट द्रव्यवाचक संज्ञा
में केवल उन्हीं द्रव्यों अथवा धातुओं को लिया जाता है जिसे हम नाप या तौल सकते हैं। ठीक है, इसको आप जातिवाचक के साथ नहीं मिलाइएगा। मतलब वे शब्द जो कि ऐसे शब्द जो जिससे किसी धातु का बोध हो, किसी पदार्थ का बोध हो, साथ ही उसे हम नाप तथा तौल सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, चांदी, पीतल, तांबा, घी, तेल, पानी, अनाज आदि। नोट में मैंने दे दिया है द्रव्यवाचक संज्ञा में केवल उन्हीं द्रव्यों अथवा धातुओं को लिया जाता है जिसे हम नाप या तौल सकते हैं। ये था द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम आते हैं समूहवाचक में। समूह जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कलेक्शन, समूह जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है समुदाय। तो समूहवाचक संज्ञा मतलब वे सब जिन शब्दों से पदार्थों या प्राणियों के समूह या समुदाय का बोध हो। तो जिन शब्दों से पदार्थों या प्राणियों के समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे झुंड, झुंड कहते ही इतना तो समझ में आ जाता है कि एक भीड़, अकेला कोई नहीं, झुंड। गायों का झुंड, गुच्छा, चाबियों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा। भीड़, भीड़ माने लोगों का भीड़। दल, दल माने एक साथ बहुत सारे लोग। मंडली, जहाँ पे एक समुदाय लगा हुआ है। आदि मतलब ऐसे शब्द जिससे हमें पदार्थों का या जीवों का, प्राणियों के समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे झुंड, गुच्छा, भीड़, दल, मंडली आदि। अंतिम वाला है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा फिर वे शब्द, ऐसे शब्द जिस शब्द से, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा अथवा उसके अवस्था आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से मैं बोल रही हूँ, भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं संज्ञा उन शब्दों को कहते हैं जिन शब्दों से किसी नाम का बोध हो, चाहे वो नाम किसी व्यक्ति का हो, चाहे वो नाम किसी वस्तु का हो, चाहे वो नाम किसी द्रव्य अर्थात पदार्थ का हो, ठीक है, चाहे वो नाम किसी धातु का हो, चाहे वो नाम किसी भाव का हो या समूह का हो। ठीक है, मतलब जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, समूह आदि के नाम का बोध हो उससे पहले हम कह देते हैं संज्ञा। उसके बाद अलग अलग नाम के अनुसार अलग अलग भेद। अगर किसी खास व्यक्ति, वस्तु का नाम है तो वो व्यक्तिवाचक। अगर जिस नाम से हमें पूरे वर्ग या जाति का बोध हो तो वो जातिवाचक। जिस नाम से हमें किसी समूह का बोध लग रहा है, जैसे मान लो दल, दल, दल ऐसा शब्द है, ये समूह का नाम है। दल मतलब ही समूह का नाम है। ठीक है, तो दल समूह का नाम है। ठीक है, तो समूह के नाम का बोध हो रहा है, इसका मतलब ये समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, मान लो मंडली, मंडली भी किसी समूह का बोध कराता है, तो मंडली समूह का बोध कराने वाला शब्द है, इसका मतलब मंडली हो गया समूहवाचक। ठीक है, मंडली भी नाम है, समूह का नाम है। तो संज्ञा जो है, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एनी नेम वर्ड इज नाउन। संज्ञा माने नाउन। तो कोई भी नाम वाले शब्द संज्ञा होते हैं। अब देखना यह है कि नाम किसका है।
अगर भाव का नाम है तो भाववाचक, समूह का नाम है तो समूहवाचक, किसी जाति का नाम है तो जातिवाचक, किसी व्यक्ति, और व्यक्ति में हमारा विशेष व्यक्ति, और विशेष व्यक्ति का अर्थ हुआ विशेष वस्तु भी, विशेष स्थान भी। अगर मान लो दिल्ली है, दिल्ली भी व्यक्तिवाचक है क्योंकि विशेष स्थान का नाम है। हम विशेष व्यक्ति जिस तरह से बोल रहे हैं, विशेष व्यक्ति का अर्थ हुआ विशेष स्थान, विशेष नदी, विशेष पर्वत, विशेष जंगल, ठीक है। तो विशेष व्यक्ति, तो किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, कुछ भी हो, स्थान, ठीक है, उसके नाम हो गया व्यक्तिवाचक। नाम व्यक्तिवाचक है तो सिर्फ व्यक्ति का ही नाम होगा इसका मतलब नहीं है। व्यक्तिवाचक का मतलब है विशेष स्थान भी, विशेष नदी भी, विशेष पहाड़ भी, ठीक है बच्चे। तो इस तरह से कोई भी नाम शब्द पहले संज्ञा होता है, उसके बाद हमें देखना पड़ता है कि वो भाव का नाम है, कि समूह का नाम है, कि जाति का नाम है, कि वो द्रव्य का नाम है, माने पदार्थ का नाम है, कि धातु का नाम है, कि व्यक्ति का नाम है, कि पहाड़ का नाम है, कि नदी का नाम है। उसके आधार पे उसके भेदों की ओर हम आते हैं। तो ये है भाववाचक। भाववाचक फिर क्या होगा? जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि का बोध हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा को हम कभी देख नहीं सकते हैं, उन्हें अनुभव किया जाता है। भाववाचक संज्ञा ऐसा होता है जिसे आप देख तो नहीं सकते हैं उसे, ठीक है, आप छू नहीं सकते हैं, उसे अनुभव किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए बचपन, बचपना किसी में जो है वो है बचपना, दशा हुआ बचपना, बुढ़ापा, यौवन, ठीक है, इसे अनुभव करना पड़ता है, ठीक है। गुण या दोष, मिठास है, खट्टास है, वीरता है, कायरता है आदि। भाव, क्रोध है, घृणा है, मित्रता है, भय है आदि। तो जिसे आप छू नहीं सकते हैं, अपने पास रखनी, मतलब अपने पास रखने का अर्थ है वीरता आप में है, मतलब जिसे हम अनुभव करते हैं। तो भाव, दशा, गुण, दोष, कार्य, तो ये कार्य में आ गया लिखावट, पढ़ाई, थकावट, उड़ान, दौड़ आदि, ये अपने आप में होता है, तो इसे हम अनुभव करते हैं, ठीक है। तो ये सारे हैं भाववाचक संज्ञा। दशा, दशा में बचपना हुआ, बुढ़ापा हुआ, यौवन हुआ आदि। गुण, दोष, मिठास हुआ, खट्टास हुआ, वीरता हुआ, कायरता हुआ आदि। भाव, क्रोध, घृणा, मित्रता, भय आदि। उसके बाद हम आते हैं कार्य में। हम एक अलग से ले लिए हैं कार्य, क्योंकि जब लिखावट होती है, सजावट होती है, पढ़ाई होती है, थकावट होती है, उड़ान होती है, दौड़ होती है आदि, ठीक है, तो ये ऐसे हैं जिसे ये अनुभव है, ठीक है। तो ये हो गए कार्य। ये ऐसे कार्य हैं जो कि दोष या गुण बनकर या अवस्था बनकर हम में होते हैं। तो ये भाव हुआ, ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो ये थी भाववाचक संज्ञा। तो मुझे लगता है संज्ञा के ये पांचों भेद कंप्लीट हुआ। आप पांचों भेदों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। पांचों भेदों में जो भी, पांचों भेदों के अंतर्गत जो भी शब्द आए हैं उसे अच्छी से तरह से समझे होंगे। और इसके अलावा जब आपको एक साथ करने के लिए दिया जाएगा, अलग करने के लिए दिया जाएगा, आप इन्हीं परिभाषाओं के और सूत्रों के आधार पर ही आप उन्हें अवश्य अलग कर पाएंगे। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को सभी भेदों से, सभी भेदों पर आधारित कुछ प्रश्नों को दूंगी, और दूसरे भाववाचक संज्ञा को और भी दूसरे विकारी शब्दों से बनाया जाता है वो मैं दूंगी, ठीक है। विकारी शब्द पर थोड़ा चर्चा कर लेंगे और दूसरे विकारी शब्दों से कैसे भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो संज्ञा का मुझे लगता है ये पांचों भेद आपके लिए एकदम ठीक से आप समझ गए हैं। तो ये आप इसे लिख लें, इसे ठीक से आप कंठस्थ कर लें, इसे आप लिख लें और इस पर चर्चा करें, सोचें, समझें, ठीक है। तो आज हमारा वीडियो
ये जो वीडियो है संज्ञा का, आज हमारा ये मुझे लगता है संज्ञा के पांचों भेद अब ठीक से समझे हैं। ये समाप्त होता है संज्ञा का पांचों भेद। अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए संज्ञा का ही और मैं बाकी कुछ लेकर आऊँगी, भाववाचक संज्ञा पर आधारित कुछ लेकर आऊँगी। ठीक है, तो आज यहीं तक। धन्यवाद स्टूडेंट्स।